हाय बैंकर्स। अब हम डिस्कस करेंगे फॉरेन एक्सचेंज फैसिलिटीज फॉर इंडिविजुअल्स में का फर्स्ट यूनिट वन इवोल्यूशन ऑफ फेमा डिस्कस करेंगे। तो चलो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव, इस यूनिट का ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रोवाइड्स हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ फेमा। फेमा का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे अगेंस्ट अर्लियर जो रेगुलेशन है लाइक डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स एंड फेरा। ठीक है। ड्यू टू ग्लोबल एंड डोमेस्टिक लिबरलाइजेशन अ न्यू लॉ फेमा 1999 वाज नीडेड टू सपोर्ट द इमर्जिंग इकोनॉमी सिनारियो। 1990 के बाद क्या हुआ सर? ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया गया इंडिया में। तो इसे सपोर्ट करने के लिए एक ऐसे लॉ की जरूरत पड़ी। वहां पे जो स्ट्रिक्ट रूल था अर्लियर लॉज में, उसे कम करना था। इसलिए फेमा एक्ट आया उस टाइम पे। RBI oversees the forex market under FEMA and adapts its supervision over time. तो फॉरेक्स मार्केट जो है आरबीआई रेगुलेट करता है अंडर फेमा एक्ट। आरबीआई को पावर किसने दिया है सर? फेमा एक्ट ने दिया है। एंड एडप्ट इट्स सुपरविजन ओवर टाइम। इवोल्यूशन कैसे हुआ सर फॉरेन एक्सचेंज लॉज इन इंडिया, वो देखेंगे। अर्ली फेज मतलब जो स्टार्टिंग में फॉरेन एक्सचेंज एज अ कंट्रोल्ड कमोडिटी थी सर। कंट्रोल्ड क्यों सर? क्योंकि उस टाइम पे सर इंडिया के पास जो फॉरेक्स था वो सिर्फ लिमिटेड सप्लाई था। फॉरेक्स का लिमिटेड सप्लाई था, यानी हर चीज पे गवर्नमेंट का ही कंट्रोल था। अब जब आपके पास लिमिटेड सप्लाई रहेगा तो सर ऑब्वियसली आप उसे कंट्रोल करना चाहेंगे। 1990 में सर हमने सोना गिरवी रख के पैसा लाया था। पैसा कम था, फॉरेक्स रिजर्व अपने पास कम थे। अर्ली अप्रोच फोकस्ड ऑन कंट्रोलिंग डिमांड। क्या था सर? हमें डिमांड जो है, डिमांड को कंट्रोल करना था। बिकॉज सप्लाई वाज स्केर्स, सप्लाई ही नहीं था, तो इसलिए वहां पे कंट्रोल कंट्रोल करते थे डिमांड को। यानी हर चीज के लिए आपको गवर्नमेंट का परमिशन लेना रहता था। फर्स्ट फॉर्मल कंट्रोल, फर्स्ट कंट्रोल कौन सा है सर? डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स इन 1939 एज अ टेम्पररी वार टाइम मेजर। वार टाइम मेजर क्यों सर? उस टाइम के इंडिया के पास में सर फॉरेक्स रिजर्व ही नहीं था, इसलिए वार टाइम मेजर आया, टेम्पररी लॉ आया था ये। ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, ये फेरा आ गया फिर बाद में। फेरा 1947 प्रोवाइडेड स्टेचुटरी पावर्स फॉर एक्सचेंज कंट्रोल। देखिए सर हर जगह पे कंट्रोल है, बट फेमा में फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट है। ठीक है, यहाँ हर जगह पे कंट्रोल कर रहा है। रिप्लेस्ड टेम्पररी डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स। फेरा ने किसको रिप्लेस कर दिया सर? जो टेम्पररी डिफेंस ऑफ इंडिया रूल था उसे रिप्लेस कर दिया। देन सर 1973 में फेरा का नेक्स्ट वर्जन आया, इसको अमेंड करके 1973 आया। मोर कंप्रहेंसिव वर्जन एम्पावर्ड आरबीआई एंड सेंट्रल बैंक टू रेगुलेट। तो ये जो एक्ट है आरबीआई को और सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेट करने का, जैसे कि फॉरेक्स डीलिंग, external payments, import export of currency and bullion, transactions between residents and non-residents, foreign securities and property transactions। ये सभी जो चीजें आती है रेगुलेट, ये फेरा ने दिया है आरबीआई एंड सेंट्रल गवर्नमेंट को। मूव टुवर्ड्स लिबरलाइजेशन 1991 में सर इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन स्टार्ट हुआ। मनमोहन सिंह ने स्टार्ट कर दिया उसे। 1993 फेरा वाज अमेंडेड। 93 में फेरा को अमेंडमेंट किया गया और उसे फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट आया 1993 टू इंट्रोड्यूस रिलैक्सेशन। फेरा में था सर आपका क्रिमिनल एक्टिविटी माना जाता था फेरा में। कोई भी आप ब्रीच कर गए फेरा तो ये क्रिमिनल होता था, और फेमा में सर यही सिविल ऑफेंस माना गया। क्या सर? ये सिविल ऑफेंस, ये क्रिमिनल ऑफेंस। चेंज इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। इसके बाद में सर इंक्रीज होने लगा इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज, ग्रोथ इन फॉरेन ट्रेड भी ग्रोथ होने लगा। करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी, करंट अकाउंट मतलब सर जो भी आपके ट्रांजेक्शन है ट्रेड रिलेटेड, जहां पे आपका असेट एंड लाइबिलिटी चेंज नहीं हो रहा है। कैपिटल अकाउंट में सर आपका असेट एंड लाइबिलिटी चेंज होता है इंडियन रेसिडेंट का, करंट अकाउंट में असेट लाइबिलिटी चेंज नहीं होता है। तो करंट अकाउंट फुल्ली कन्वर्टिबल कर दिया गया, यानी विदाउट रेस्ट्रिक्शंस आप करंट अकाउंट के अंडर कोई भी ट्रांजेक्शन कर सकते हो। मोर एक्सेस टू एक्सटर्नल बोरोइंग्स, इंडियन कंपनी बाहर से पैसा उठाने लगे या बोरो करने लगे। एंट्री ऑफ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, इंडिया में एफआईआई की एंट्री हो गई।
उसके वजह से सर बाद में हमें ऐसे लॉ की जरूरत पड़ी वहां पे मैनेजमेंट हो, यानी कंट्रोल ना हो, सिर्फ मैनेज करना है उसे। कंट्रोल में सर फॉरेन एक्सचेंज आने में बहुत दिक्कत आती है। इंट्रोडक्शन ऑफ फेमा 1999, इनएक्टेड विंटर सेशन ऑफ पार्लियामेंट 99 में आया, इफेक्टिव फ्रॉम जून 1 2000। कब इफेक्टिव हुआ सर? 1 जून 2000 से ये इफेक्टिव हो गया। व्हाई फेरा वाज रिप्लेस्ड? क्यों सर? फेरा हैड बिकम इनकम्पेटेबल विथ इंडियाज प्रो लिबरलाइजेशन पॉलिसी, यानी इंडिया लिबरलाइज कंट्री हो गया था, लिबरलाइज इकोनॉमी हो गई, बाहर के प्लेयर्स आने लगे। जब अब फेरा जैसा रूल रहेगा जहां पे आपको क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा तो आपके पास पैसा नहीं आएगा फॉरेक्स वाला, इसलिए फेमा आया। फेमा अलाइन इंडिया विथ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन फ्रेमवर्क। ठीक है, फेमा अलाइन हो गया डब्ल्यूटीओ के साथ में। फेमा इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू मैनेजमेंट अप्रोच, नॉट जस्ट कंट्रोल। जैसे कंट्रोल हो रहा था, फेमा सिर्फ मैनेजमेंट एक्ट आ गया। अब ये एडिशनल कुछ लीगल डेवलपमेंट में हुए पैरेलली। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इसके पीएमएलए 2002 बोला जाता है। मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंट करना इसका मेन एम है। enacted as consequences of FEMA, came into force July 1, 2005। समरी ऑफ इवोल्यूशन कैसे कैसे हुआ? फर्स्ट था डिफेंस ऑफ इंडिया रूल 1939 में आया, बाद में फेरा 1947 उसे अमेंड करके फेरा 1973 आया, बाद में 1993 में अमेंड होके फेमा 1999 आया। कोर शिफ्ट फ्रॉम स्ट्रिक्ट कंट्रोल फेरा, फेरा क्या है सर? कंट्रोल वाला, टू मैनेज फैसिलिटेड फेमा इन लाइन विद द इंडियाज इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। तो फेमा को जो इंडिया की इकोनॉमी लिबरलाइजेशन हुई थी उसी लाइन में लाया गया। स्विच फ्रॉम फेरा टू फेमा, फेरा टू फेमा कैसे आ गए? स्टार्टिंग में तो सर फेरा इंट्रोड्यूस हुआ था 1974 में, उससे पहले भी था बट उससे थोड़ा चेंज करके 1974 में आया। टाइमिंग इंट्रोड्यूस्ड व्हेन इंडिया का जब फॉरेक्स रिजर्व वीक था, यानी कम था, उस टाइम पे इसे इंट्रोड्यूस किया गया। क्यों कर दिया गया सर? गवर्नमेंट का मेन एम था कि भाई इसे कंट्रोल करे एंड कंजर्व करे। कंट्रोल करेंगे तो फॉरेक्स रिजर्व रहेगा, नहीं तो कम हो जाएगा, इसलिए गवर्नमेंट ने उसे कंट्रोल करके सेव करने की कोशिश की फॉरेन एक्सचेंज को। आउटकम, फेरा वॉज नॉट वेरी सक्सेसफुल, ये सक्सेसफुल नहीं रहा कंट्रोलिंग ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशन इन इंडिया। जो भी बाहर के फॉरेन बिग कंपनीज को कंट्रोल करने में ये सफल यानी सक्सेसफुल नहीं हुआ। वाई फेरा बिकम रिडंडेंट? क्यों हो गया सर? 1999 और 93 में सर कंसेशंस एंड अमेंडमेंट वेर मेड टू फेरा, फेरा का अमेंडमेंट होके फेमा आ गया। क्योंकि फेरा क्या हुआ था सर? आउटडेटेड हुआ था। फेरा में सर क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता था, फेमा में उसे सिविल ऑफेंस माना जाता है। पोस्ट 1993 डिसीजंस वाज टेकन टू रिप्लेस फेमा, फेरा विथ फेमा, फेरा से रिप्लेस होके फेमा आ गया। रीजंस फॉर स्विच टू फेमा, क्या क्या रीजन है सर? जो लिबरलाइजेशन हुआ, रिक्वायर्ड रिलैक्सेशन ऑफ फॉरेक्स कंट्रोल। जब लिबरलाइजेशन होगा तो फॉरेक्स जो आपका कंट्रोल है उसे सर रिलैक्स करना पड़ेगा, वरना आपके पास कोई भी नहीं आएगा इन्वेस्ट करने के लिए। गोल क्या है? मूव फ्रॉम रेगुलेशन टू मैनेजमेंट, अब मुझे रेगुलेट नहीं करना है, मुझे मैनेज करना है फॉरेन करेंसी को। reflected a policy shift in government's approach toward foreign capital। की चेंज अंडर फेमा की क्या क्या चेंजेस है सर? एक्सटर्नल ट्रेड ट्रांजेक्शंस, एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स बिकम इजियर, यहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट इजी हो गया। करंट अकाउंट ट्रांजेक्शंस, नो नीड आरबीआई का परमिशन की अभी जरूरत नहीं करंट अकाउंट के लिए, ट्रांजेक्शन के लिए। एम्फेसाइजिंग मैनेजिंग फॉरेक्स डील्स इंस्टेड ऑफ रेगुलेटिंग देम स्ट्रिक्टली, अब क्या होने लगा सर? मैनेज होने लगा इंस्टेड ऑफ उसको रेगुलेट करने से। ठीक है। नीड फॉर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट की क्या जरूरत है सर? पहले तो देखेंगे कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होता है। मार्केट ये है फॉरेन एक्सचेंज जहां पे बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फॉरेन करेंसी एंड डेट इंस्ट्रूमेंट टेक प्लेस। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में सर आप फॉरेन करेंसी जो है उसको बाय एंड सेल कर लेते हो। पार्टिसिपेंट कौन कौन बाय सेल करता है सर? बिजनेस, इंडिविजुअल्स, गवर्नमेंट्स। नेचर क्या है सर फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का? ये हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट है और ये वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट एंड मोस्ट लिक्विड मार्केट है। कॉन्स्टेंटली चेंजिंग एंड इनोवेटिंग, ये सर नए नए इनोवेशन आते हैं और मार्केट पैरामीटर जो हमेशा चेंज रहते हैं, यानी ये डायनामिक है। ठीक है। वाई मैनेजमेंट इज नेसेसरी, अब इतनी चीजें होगी तो वहां पे मैनेजमेंट का जरूरी है। फर्स्ट है सर रिस्क मिटिगेशन,
जब सर मार्केट चेंज होता है तो आपका न्यू प्रोडक्ट आएगा, जब नया प्रोडक्ट्स इवॉल्व होंगे तो ऑब्वियसली उसमें बहुत सारे रिस्क होंगे। ये क्या करेगा सर, क्रिएट रिस्क। तो इसे कंट्रोल करने के लिए हमें सर रिस्क कंट्रोल करना है या रिस्क मिटिगेट करना है। मैनेजमेंट हेल्प्स अवॉइड एंड रिड्यूस दिस रिस्क। मैनेजमेंट करने की वजह से सर मेरा रिस्क कम होगा, या पूरा कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। ऑर्डरली फंक्शनिंग, सेंट्रल बैंक्स लाइक आरबीआई इंश्योर्स स्मूथ ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन कैसे होना है सर, स्मूथ होना है, और सेफ भी होना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हेल्प्स डेवलप फॉरेक्स मार्केट सिस्टमेटिकली। एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, ये भी इंपॉर्टेंट है। अभी तो सर इंडिया का एक्सचेंज रेट 90 क्रॉस कर गया है। सेंट्रल बैंक हैज अ मैंडेट टू मेंटेन अ स्टेबिलिटी इन एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ द रुपी। तो कौन करता है सर स्टेबिलिटी रुपी में और डॉलर में, फॉरेक्स में? आरबीआई। दिस इज एसेंशियल बोथ फेरा एंड फेमा। ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्यों इंपॉर्टेंट है सर? जब 1990 में, जब 1990 या 93 में जब गोल्ड गिरवी रख के आपने फॉरेक्स लेके आया, तो आप उसका इंपॉर्टेंस समझ ही सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट होगा। नेसेसरी फॉर इंपोर्ट्स, इंडिया नीड्स फॉरेक्स टू बाय सर्टन गुड्स फ्रॉम अब्रॉड। इंडिया सर सबसे ज्यादा ऑयल इंपोर्ट करता है, और इंडिया ट्रेड डेफिशिएट कंट्री है। ट्रेड डेफिशिएट मतलब सर आपका इंपोर्ट ज्यादा है, इंपोर्ट पे पेमेंट ज्यादा है कंपेयर टू आपका एक्सपोर्ट से जो पेमेंट आ रहा है। तो इस केस में आपको फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का इंपॉर्टेंस पता चलेगा। एडिक्वेट रिजर्व सपोर्ट अ शिफ्ट इन इंडिया ट्रेड पॉलिसी फ्रॉम इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन प्रोड्यूसिंग डोमेस्टिकली टू रिप्लेस इंपोर्ट्स। तो आप इंपोर्ट्स कम करना चाहोगे, टू एक्सपोर्ट प्रमोशन फोकस ऑन बूस्टिंग एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट करोगे तो सर आपके पास फॉरेन एक्सचेंज आएगा। मेन फीचर्स ऑफ फेमा 1999। की रेस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय फेमा। सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर क्या है सर? रेस्ट्रिक्ट्स पेमेंट टू पर्संस आउटसाइड इंडिया। सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दिया है, कुछ रेस्ट्रिक्शंस दिया है। पेमेंट आउटसाइड इंडिया जो है वो गवर्नमेंट कभी भी रेस्ट्रिक्ट कर सकता है। रिसिप्ट फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, डील इन फॉरेन एक्सचेंज एंड फॉरेन सिक्योरिटी, ये सभी सर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर पावर आता है। ये पावर टू इम्पोज रेस्ट्रिक्शन लाइज विथ सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर फेमा। रेस्ट्रिक्शन का पावर सर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है अंडर फेमा। Restriction on residents in India. Residents cannot freely transact in foreign exchange or foreign security. आप freely transaction नहीं कर सकते हो, उसके लिए आपको कुछ restrictions लगाया है। जैसे कि एलआरएस में आप 2,50,000 यूएसडी पर फाइनेंशियल ईयर ही कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। ओन और होल्ड इमूवेबल प्रॉपर्टी अब्रॉड, इसके ऊपर भी आपको सर रेस्ट्रिक्शन है। अनलेस स्पेसिफिकली परमिटेड, गवर्नमेंट जब परमिट करेगा तब इसके अंडर आप कर सकते। इसका पावर फेमा गवर्नमेंट को देता है इस चीज के लिए। रिक्वायरमेंट ऑफ ऑथराइजेशन। ऑथराइजेशन का रिक्वायरमेंट क्यों है सर? ऑल फॉरेक्स ट्रांजेक्शन मस्ट बी थ्रू अ ऑथराइज्ड पर्सन, यानी ऑथराइज्ड डीलर से होना चाहिए। जो भी ट्रांजेक्शन है आपका फॉरेक्स का, ऑथराइज्ड पर्सन या ऑथराइज्ड डीलर से होना मस्ट है। आरबीआई परमिशन जनरल और स्पेसिफिक नीडेड फॉर फॉरेन सिक्योरिटी ट्रांजेक्शंस। कुछ चीज के लिए सर आपको आरबीआई का परमिशन लेना जरूरी है। पेमेंट्स रिसीव्ड फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, बाहर से भी पैसा आ रहा है तो भी आपको सर परमिशन लेना जरूरी है कुछ पर्टिकुलर ट्रांजेक्शंस में। ठीक है। रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड आरबीआई अंडर फेमा। फेमा ने इनको क्या रोल दिया है? करंट अकाउंट रेस्ट्रिक्शंस। Central government can restrict current account forex deals by authorized person if in public interest। तो सेंट्रल गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्ट कर सकता है करंट अकाउंट फॉरेक्स डील्स पब्लिक इंटरेस्ट के लिए। ठीक है। कैपिटल अकाउंट कंट्रोल सर, even if forex is sold or drawn via authorized person, RBI can impose restrictions on capital account transactions। आरबीआई कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन रेस्ट्रिक्ट कर सकता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन रेस्ट्रिक्ट कर सकता है इन पब्लिक इंटरेस्ट। ठीक है, दोनों का अलग अलग रोल है। करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन के लिए गवर्नमेंट है, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन के लिए आरबीआई है। एक्सेप्शंस क्या है सर? अलाउड ट्रांजेक्शंस फॉर
रेसिडेंट्स। कौन से एक्सेप्शन है वहां पे, रेसिडेंट्स को हम ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। रेसिडेंट्स कैन होल्ड ट्रांजेक्ट इन फॉरेक्स फॉरेन सिक्योरिटी प्रॉपर्टी अब्रॉड इफ एक्वायर्ड वाइल लिविंग आउटसाइड इंडिया। जब वो बाहर था तब उसने एक्वायर किया होगा, यानी एग्जांपल यूएसए में था, वहां पे उसने खरीद लिया, तो वो होल्ड कर सकता है। और इनहेरिटेड फ्रॉम समवन लिविंग आउटसाइड इंडिया, ये जब वो बाहर था, मतलब यूएसए एग्जांपल, यूएसए में गया था, वहां पे उसने खरीद लिया, ओके। और उसको इनहेरिटेड में मतलब उसके किसी लोगों ने, पूर्वज जो है, उन्होंने उसे गिफ्ट दे दिया, बाहर जो लोग रहते थे वो दे दिया, तो होल्ड कर सकता है। कंप्लायंस फॉर एक्सपोर्टर्स, एक्सपोर्टर्स के लिए क्या क्या कंप्लायंस है? एक्सपोर्ट रिपोर्टिंग, यानी जो भी एक्सपोर्ट करते हैं आपको रिपोर्ट करना है, उसके लिए ईडीपीएमएस पोर्टल है। उसके लिए आपको शिपिंग बिल आता है, शिपिंग बिल। एक्सपोर्टर मस्ट फर्निश एक्सपोर्ट डिटेल्स टू आरबीआई। RBI can ask exporters to comply with requirements to ensure proper transactions. तो आरबीआई को आपको सभी डिटेल्स देना है। ऑब्जेक्टिव एंड सिंबॉलिक चेंज, मेन एम ऑफ फेमा, फेमा का मेन एम क्या है सर? कंसोलिडेट एंड अमेंड फॉरेक्स लॉज, फैसिलिटेट एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट, एक्सटर्नल ट्रेड और पेमेंट फैसिलिटेट करना है। प्रमोट ऑर्डरली डेवलपमेंट ऑफ फॉरेक्स मार्केट को डेवलप करना। शिफ्ट फोकस रिफ्लेक्टेड इन आरबीआई, एक्सचेंज कंट्रोल डिपार्टमेंट रीनेम टू फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट। क्या है सर? एक्सचेंज कंट्रोल डिपार्टमेंट जो था आरबीआई का, उसका रीनेम कर दिया गया फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट। शोज मूव फ्रॉम कंट्रोल टू मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट, कंट्रोल से अब मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट में आ गया। लिबरलाइज्ड अप्रोच ऑफ फेमा एंड रिसेंट इनिशिएटिव, फर्स्ट देखेंगे सर लिबरलाइज्ड अप्रोच अंडर फेमा। Authorized dealers, RBI licenses बैंक इंस्टीट्यूशन एज ऑथोराइज डीलर इन फॉरेक्स मार्केट। तो लाइसेंस कौन देता है सर ऑथोराइज डीलर का? आरबीआई। मूव टूवर्ड्स लिबरलाइजेशन, रिमूवल ऑफ लाइसेंसिंग बैरियर्स, तो सर जो नंबर ऑफ लाइसेंस थे अब सर कम कर दिया गया। नो नीड फॉर मेनी गवर्नमेंट परमिशन, पहले हर चीज के लिए आपको गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती थी, अब वो कम हो गया। रिडक्शन ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस, आपको सर जो लिमिट्स लगाया गया था, बैरियर्स लगाया गया था इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स पे, वो कम हो गया। लेस रेगुलेटरी एंड डिस्क्रिशनरी कंट्रोल्स, लेस गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस अब कम हो गया। ईज्ड फॉरेक्स ट्रांजेक्शंस रूल, इसके लिए सर लिबरलाइज रिमिटेंस स्कीम आ गया। यहाँ पे आपको जो भी ट्रांजेक्शन है थोड़ा ईज किया गया, सिंप्लीफाइड किया गया। सिंप्लीफाइड प्रोसेस एंड प्रोसीजर्स, लिबरलाइज फॉरेन एक्सचेंज फॉर ट्रैवल अब्रॉड अलाउड फॉर, आपको ट्रैवल अब्रॉड भी अब अलाउ कर दिया गया है फॉरेन एक्सचेंज में। बिजनेस मीटिंग्स, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, टेक्निकल स्टडीज टूर्स, सेटिंग अप जॉइंट वेंचर्स अब्रॉड, फॉरेन कोलैबोरेशन टॉक्स, हायर स्टडी एंड ट्रेनिंग एंड मेडिकल ट्रीटमेंट। तो अब इस चीज के लिए सर आप फॉरेन ट्रैवल कर सकते हो, और उसे इजी एंड सिंप्लीफाई कर दिया गया है अंडर फेमा। फेमा के अंडर कुछ फैसिलिटीज दे दिया गया है रेसिडेंट्स को। एक्सपांडेड फैसिलिटीज फॉर रेसिडेंट्स, ये नीचे दिए गए फैसिलिटीज अंडर फेमा रेसिडेंट्स को मिल गई। रेसिडेंट्स कैन होल्ड लिबरल अमाउंट्स ऑफ फॉरेन करेंसी, अब जो रेसिडेंट्स है कुछ अमाउंट फॉरेन करेंसी होल्ड कर सकते हैं। रेसिडेंट्स कैन ओपन फॉरेन करेंसी अकाउंट्स इन इंडिया, तो अब जो रेसिडेंट है वो फॉरेन करेंसी अकाउंट इंडिया में ओपन कर सकते हो। एग्जांपल आरएफसी डोमेस्टिक, जो रेसिडेंट है ये अकाउंट ओपन कर सकता है। स्पेसिफाइड फॉरेन एक्सचेंज रिसीट्स कैन बी क्रेडिटेड टू दिस क्रेडिट्स, दिस अकाउंट्स में, इस अकाउंट में आप स्पेसिफाइड एक्सचेंज रिसीट्स जो है क्रेडिट कर सकते हैं। आरएफसीडी में सर कोई फॉरेनर यहाँ पे आ गया, टिप दे रहा है या गिफ्ट दे रहा है, जो भी चीजें दे रहा है लोकल को, आरएफसीडी में हम क्रेडिट कर सकते हैं। रिसेंट इनिशिएटिव्स टूवर्ड हेट्रोजीनियस बैंकिंग सिस्टम, क्या क्या इनिशिएटिव आया? गोल ऑफ हेट्रोजीनियस बैंकिंग, आरबीआई एम्स फॉर कॉम्पिटिटिव इफिशिएंट एंड वेरिड बैंकिंग स्ट्रक्चर। इसका बेनिफिट्स, मीट वेरिड कस्टमर नीड्स इफिशिएंटली, जो जो कस्टमर की नीड्स है अलग अलग, वो इफिशिएंटली आप उन्हें प्रोवाइड कर सके। डिफरेंट बैंक्स कैन सर्व डिफरेंट सेगमेंट बेस्ड ऑन रीच, लिक्विडिटी, कैपिटलाइजेशन एंड मार्केट पावर, लीड्स ऑफ वाइडर रेंज ऑफ सर्विसेज एंड बेटर कंज्यूमर वेलफेयर। ठीक है। यूनिवर्सल बैंक लाइसेंसिंग, इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया गया सर
अप्रैल टू 2014 टू कौन से बैंक को, आईडीएफसी लिमिटेड एंड बंधन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, इन दो बैंक को एज अ प्राइवेट बैंक करके लाइसेंस दे दिया गया बेस्ड ऑन गाइडलाइंस। कौन सा गाइडलाइंस? लाइसेंसिंग ऑफ न्यू बैंक्स इन प्राइवेट सेक्टर। फ्यूचर प्लान क्या है सर? मूव टू ऑन टैप लाइसेंसिंग यानी कंटिन्यूअस ऑथराइजेशन। ऑन टैप लाइसेंसिंग में क्या होता है सर? बैंक जो है आप एनी टाइम लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पहले क्या था सर, आप स्पेसिफिक विंडो जब ओपन होता था तभी आप लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते थे, अभी आप कौन से भी टाइम पे लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो। आरबीआई रिवाइजिंग गाइडलाइंस बेस्ड ऑन लर्निंग फ्रॉम दिस एक्सरसाइज। तो आरबीआई अपने रूल्स जो है अपडेट कर रहा है, जो इस प्रोसेस से सीख रहा है। ठीक है। स्मॉल फाइनेंस एंड पेमेंट बैंक्स, नए बैंक्स को भी लाइसेंस दिया गया है सर, उसको स्पेशलाइज बैंक्स लाइक स्मॉल फाइनेंस एंड पेमेंट्स बैंक। इट्स पार्ट ऑफ क्रिएटिंग heterogeneous system. Capital requirement for banks in Basel 3. Basel 3 capital regulations for Indian banks. तो Basel 3 भी इंडिया में आ गया। फुल इम्प्लीमेंटेशन डिलेड टू 2019 मार्च को हो जाना चाहिए था, एक साल आगे बढ़ा दिया क्योंकि इसमें सर कैपिटल बहुत ज्यादा लगता है। क्लोजर टू इंटरनेशनल टाइमलाइन, जो इंटरनेशनल टाइमलाइन ये था। इंश्योर्स बैंक आर एडिक्वेटली कैपिटलाइज फॉर स्टेबिलिटी, बैंक के पास एडिक्वेट कैपिटल होना चाहिए फॉर स्टेबल पर्पस। ठीक है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया अंडर फेमा, ब्रॉड पॉलिसी अंडर फेमा, सेक्टरल ओपननेस, बहुत सारे सेक्टर्स को ओपन किया गया फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट। सो फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज परमिटेड इन ऑलमोस्ट ऑल सेक्टर विथ ओनली अ फ्यू एक्सेप्शन, जैसे रेलवे में हो गया, डिफेंस में हो गया, यहाँ पे अभी ये ओपन नहीं है। प्रायर अप्रूवल, in many sectors no prior approval from governments or RBI is required for non residents। अब कुछ प्रायर अप्रूवल की भी जरूरत नहीं है कुछ सेक्टर्स के लिए। 100% सब्सिडरीज, फॉरेन कंपनीज कैन सेट अप 100% सब्सिडरीज इन इंडिया, यानी उसकी खुद की कंपनी 100% मतलब सब पूरा ओनरशिप फॉरेन कंपनीज का होगा, अब वो ओपन कर सकते हैं। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, इक्विटी इन्वेस्टमेंट में सर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को भी अलाउ किया गया। अलाउड इन ऑल इक्विटी मार्केट्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मतलब जो आईपीओ होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर, और प्राइमरी इसमें मार्केट में आता है। Aggregate FII limit, basic cap up to 24% of the company's paid up capital। Aggregate limit कितना रखा गया है सर उसका? 24% of paid up capital of that company can be raised up to sectoral cap via special resolution by the company। जो सेक्टोरल कैप लगाया गया है आरबीआई या गवर्नमेंट, वहां तक भी आप एफआईआई का होल्डिंग रेज कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, विथ स्पेशल रेजोल्यूशन होना चाहिए आपके कंपनी का। डेट एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स परमिटेड टू इन्वेस्ट इन, कहां पे इन्वेस्ट कर सकता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ट्रेजरी बिल्स एंड डेटेड सिक्योरिटीज, कॉर्पोरेट डेट इंस्ट्रूमेंट में भी और म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। नॉन रेसिडेंट इंडियंस, फ्लेक्सिबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, रिपेट्रिएबल फंड्स कैन बी सेंट अब्रॉड। रिपेट्रिएबल में सर आप फंड बाहर भेज सकते हैं, नॉन रिपेट्रिएबल आप फंड जो है बाहर नहीं भेज सकते, इंडिया में उसको रिटेन करना पड़ेगा। Indian companies issuing foreign instruments like सर GDR, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, ये अमेरिका में ट्रेड होता है, और GDR अदर देन अमेरिका, लग्जमबर्ग, लंदन, इस जगह पे आप ट्रेड कर सकते हो। इंडियन कंपनीज इश्यू कर सकती है बाहर कंट्री में। दिस इंस्ट्रूमेंट्स या फ्रीली कन्वर्टिबिलिटी आउटसाइड इंडिया, फ्रीली कन्वर्टिबल है। आउटवर्ड इन्वेस्टमेंट बाय इंडियन एंटिटीज, इंडियन एंटिटी बाहर कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं? कैन इन्वेस्ट अब्रॉड इन ओवरसीज ज्वाइंट वेंचर, यानी बाहर वेंचर ओपन करके इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी यहाँ पे सर 3-4 लोगों का इन्वेस्टमेंट होता है। होली ओन सब्सिडरी मतलब सर 100% इन्वेस्टमेंट इंडियन एंटिटी का ही होगा। अप टू सर्टन लिमिट्स लिबरलाइज्ड अंडर रिफॉर्म, कुछ लिमिट्स तक आप इन्वेस्ट कर सकते हो। इंडियन इन्वेस्टमेंट अब्रॉड की प्रोविजन क्या है सर? एनी इंडियन एंटिटी कैन मेक इन्वेस्टमेंट इन एन ओवरसीज, ठीक है, कोई भी एंटिटी इन्वेस्ट कर सकता है। अलाउड फॉर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट कौन से हैं सर? ज्वाइंट वेंचर एंड होली ओन सब्सिडी। ज्वाइंट वेंचर में जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि आप एक से ज्यादा शेयर होल्डर रहते हैं, होल्डी खुद का ही रहेगा। इन्वेस्टमेंट अप टू 400% ऑफ द इंडियाज एंटिटीज नेटवर्क, इंडिया का जो भी एंटिटी का नेटवर्क है उसका 400% वो बाहर इन्वेस्ट कर सकता है। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स यानी ईसीबी की पॉइंट्स क्या है सर?
एक्सटर्नल लोन्स रेज बाय इंडियन कंपनीज फ्रॉम फॉरेन लेंडर्स। ईसीबी में क्या याद रखना है सर, इंडियन एंटिटी जो है, इंडियन कंपनीज बाहर से फॉरेन लेंडर से पैसा उठा रहा है, यानी बोरो कर रहा है। एक्सटर्नल क्या बोल रहे हैं सर, एक्सटर्नल कमर्शियल, यानी एक्सटर्नल से हम बोरोइंग कर रहे हैं। परमिटेड फॉर्म्स, कमर्शियल बैंक लोन्स, बायर्स एंड सप्लायर क्रेडिट एंड सिक्योरिटाइज इंस्ट्रूमेंट्स, फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड्स, यानी आप बाद में इसे सर कन्वर्ट कर सकते हैं कंपनी के शेयर्स में। फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड्स, यानी सर इस केस में आप ग्रुप कंपनी के शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी उस खुद के कंपनी का नहीं, ग्रुप कंपनी का शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। लिबरलाइज रिमिटेंस स्कीम, एलआरएस, इसका पर्पस क्या है सर, सिंप्लीफाइज एंड लिबरलाइज फॉरेक्स फैसिलिटी फॉर रेसिडेंट इंडिविजुअल, जो रेसिडेंट है उनके लिए जब बाहर जाना है उसके लिए भी सर सिंप्लीफाई एंड लिबरलाइज कर दिया गया, इजी एक्सेस रहेगा कुछ लिमिट तक, जैसे 2,50,000 यूएसडी पर फाइनेंशियल कर दिया गया है। की फीचर, रेसिडेंट कैन रिमिट अप टू लिबरल अमाउंट पर फाइनेंशियल ईयर अब्रॉड फॉर परमिसेबल पर्पज, के लिए आप इस लिमिट में आप बाहर पैसा भेज सकते हो। हाँ, मसाला बॉन्ड क्या होता है सर, एक रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड है, इंडिया के बाहर में इश्यू किया गया है। इसमें सर क्या होता है, जो इन्वेस्टर है वो करेंसी रिस्क बियर करेगा, बोरोवर नहीं। ठीक है, ये याद रखिए बस। करेंसी फ्यूचर्स, करेंसी फ्यूचर्स क्या है सर, एक्सचेंज ट्रेडेड फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट ऑन करेंसी पेयर्स, यानी फ्यूचर जो कॉन्ट्रैक्ट्स है वो ट्रेड होते हैं करेंसी पेयर्स में, जैसे कि यूएसडी आईएनआर, फ्यूचर में इसका क्या रेट होगा, इस हिसाब से हम ये हेजिंग के लिए यूज करते हैं। ये बहुत बड़ा टॉपिक है एक्सप्लेन करने के लिए, यहाँ पे तो सिर्फ सिंपल कंसेप्ट है। कहाँ कहाँ पे ट्रेड होता है सर, कौन से प्लेटफॉर्म है, एनएससी, बीएससी, एमसीएक्स, स्टॉक एक्सचेंज पे ये ट्रेड होता है। कौन रेगुलेटर है सर करेंसी में, आरबीआई एंड सेबी दोनों ज्वाइंटली रेगुलेट करते हैं, क्योंकि ये फॉरेन है इसलिए आरबीआई आ गया, और के मार्केट एनएससी बीएससी इसलिए सेबी आ गया। इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स, यहाँ पे क्या है ना सर, जो फॉरेन कंपनीज है, फॉरेन कंपनीज इंडिया में पैसा उठा सकती है टू रेज कैपिटल इन इंडिया, issued through a domestic depository and requires approval from sectoral regulators। कहीं कहीं जगह पे आपको रेगुलेटर्स का अप्रूवल लेना मैंडेटरी है। ठीक है, एक्सचेंज रेट पॉलिसी, हिस्टोरिकल इवोल्यूशन, एक्सचेंज रेट पॉलिसी कैसे बनी उसका हिस्टोरिकल रिवोल्यूशन देखेंगे। टाइमलाइन समरी, पोस्ट इंडिपेंडेंस फिक्स्ड एक्सचेंज रेट था सर, क्या है सर, एक्सचेंज रेट जो था फिक्स था, रूपी पेग टू पाउंड स्टर्लिंग, तो इसे पाउंड स्टर्लिंग के साथ इसे फिक्स किया गया। 1975 में सर रूपी डीलिंक्ड फ्रॉम पाउंड स्टर्लिंग ड्यू टू ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन, तो जो पाउंड था उसके साथ डीलिंग कर दिया गया। 1975 टू 91 बास्केट लिंक एक्सचेंज रेट, यानी बहुत सारी जो भी करेंसी है उसके साथ लिंक था। अनडिस्क्लोज बास्केट ऑफ मेजर ट्रेडिंग पार्टनर करेंसीज, यानी यूएसडी एग्जांपल, जीबीपी, यूरो, ये बास्केट करेंसी से सर ये था यूरो, इस बास्केट करेंसी से एक्सचेंज रेट ये होता था, डिसाइड होता था। 1991 में सर टू स्टेप डिवैल्यूएशन ऑफ रूपी ड्यू टू बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, यहाँ पे रूपी को डिवैल्यूएट किया गया। देन 1992 LERMS इंट्रोड्यूस ड्यूल एक्सचेंज रेट सिस्टम। 93 में यूनिफाइड मार्केट डिटरमाइंड एक्सचेंज रेट, यानी अब मार्केट डिसाइड करेगा जो भी रेट है सप्लाई एंड डिमांड पे। करंट फोकस, ऑर्डरली मार्केट कंडीशन, आरबीआई इंटरवेंस में नीडेड, जब स्टेबल करने का रहा रेट तब आरबीआई इंटरवेन करता है। डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स अलाउड, कौन सा है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, स्वैप ऑप्शन, क्रॉस करेंसी ऑप्शन, इंटरेस्ट रेट करेंसी स्वैप्स, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट्स एंड करेंसी फ्यूचर्स, ये सभी डेरिवेटिव्स अब अलाउड है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मैनेजमेंट, कौन करता है सर रिजर्व मैनेजमेंट फॉरेन एक्सचेंज का, इसकी पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी आरबीआई है। आरबीआई इज द कस्टडियन एंड मैनेजर ऑफ इंडियाज फॉरेक्स रिजर्व्स अंडर आरबीआई एक्ट 1934 में, जो भी फॉरेक्स रिजर्व है वो आरबीआई मैनेज करता है एंड मेंटेन करता है। Why has it become more important? क्यों important है सर, increase size of foreign currency assets on RBI's बैलेंस शीट, आरबीआई के बैलेंस शीट पे सर जो फॉरेन करेंसी का जो असेट्स है वो बहुत सारा बड़ा हो गया है। बट इसी चीज में सर फॉरेन करेंसी में बहुत फ्लक्चुएशन आते हैं, वोलेटिलिटी ज्यादा है। ग्रेटर वोलेटिलिटी इन फॉरेन एक्सचेंज एंड इंटरेस्ट रेट मेक्स प्रिजर्विंग वैल्यू एंड अर्निंग रिटर्न्स ऑन चैलेंजिंग। ठीक है, वोलेटिलिटी की वजह से क्या हुआ है सर, बहुत दिक्कत आने लगी उसको मेंटेन करना, अर्निंग जो है वो रिटर्न्स वो चैलेंजिंग बन गया है। इन्वेस्टमेंट पॉलिसी 3 पिलर्स, सेफ्टी, लिक्विडिटी, रिटर्न ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है,
परमिटेड इन्वेस्टमेंट्स, कौन से इन्वेस्टमेंट कर सकता है आरबीआई? डिपॉजिट्स विथ बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट एंड अदर सेंट्रल बैंक के साथ वो डिपॉजिट कर सकता है। डिपॉजिट विथ फॉरेन कमर्शियल बैंक्स के साथ भी डिपॉजिट कर सकता है। सोवरिन गारंटेड डेट्स लेस देन 10 इयर्स रेसिडुअल मैच्योरिटी, यहाँ पे आरबीआई इन्वेस्ट कर सकता है। अदर इंस्ट्रूमेंट्स अप्रूव्ड बाय आरबीआई सेंट्रल बोर्ड, जो आरबीआई का सेंट्रल बोर्ड है वो जो भी अप्रूव करेगा उस इंस्ट्रूमेंट में वो इन्वेस्ट कर सकता है। सर्टेन डेरिवेटिव्स में भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है। गवर्नेंस, आरबीआई सेट स्ट्रिक्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर इश्यूअर्स एंड काउंटर पार्टीज। स्ट्रेटजीज आर रिव्यूड कंटिन्यूअसली इन कंसल्टेशन विद द गवर्नमेंट। ठीक है,